नमस्कार दोस्तों। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे राम आएंगे। कमोबेश यह गीत हमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन यही गीत इस वक्त आरएसएस गुनगुना रहा है और इतना खुश है कि कुछ कहना नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं गधे के भी भाग 12 साल में खुल जाते हैं और यहां तो 24 साल बाद कोई प्रधानमंत्री आरएसएस के मुख्यालय में गया है। जी हां, पूरे 24 साल, यानी यहां डबल गधों का मामला है। तो आप इससे यह समझ लीजिए कि घूरे के दिन 12 साल में फिरते हैं, यह हमारे भी गांव की कहावत है। और यहां 24 साल बाद भाग्य खुले और भारत का एक प्रधानमंत्री जो आरएसएस का प्रचारक है वह वहां पहुंचा। इसके पहले जो प्रधानमंत्री गया था वह भी आरएसएस का प्रचारक रहा था। तो अब भाग्य खुल गए वाली स्टाइल में हो रहा था। वहां एक तथाकथित खुद को बड़ा संत बताने वाला अवधेशानंद भी उनके स्वागत में बिल्कुल पलक पावड़े बिछाए था और सत्ता के आगे किस तरह से नतमस्तक था वह दिखाई दे रहा था। वहां पहुंचकर वही प्रचारक जिसकी हैसियत नहीं होती थी, संघ प्रमुख के सामने वो संघ के बारे में बता रहा था, उन्हें बता रहा था, उन्हीं प्रचारकों को बता रहा था, पदाधिकारियों को बता रहा था। तभी एक संघ का जो सेकंड नंबर का नेता है वो सुरेश भैया, जिसे भैया जी कहते हैं, और वो भैया जी कहता है कि औरंगजेब पर चर्चा प्रासंगिक नहीं है, औचित्यहीन है। औरंगजेब का की जहां डेथ हुई वहीं पर तो उसकी कब्र मकबरा बनेगा। और कहा हमारे आदर्श शिवाजी, उन्होंने भी तो अपने सेनापति अफजल की कब्र बनवाई थी। यानी हिंदू मुस्लिम का कहीं कोई मसला नहीं है, यह बात वो बताने की कोशिश कर रहा है। जिस समय वो यह बताता है उसी समय उत्तर प्रदेश समेत देश के आधा दर्जन राज्यों में ईद के दौरान तमाम जगह पथराव होता है, तमाम दूसरी घटनाएं होती हैं, सब होती है। लेकिन एक अच्छी खबर जयपुर से भी आती है। जयपुर में मुसलमान जब ईद की नमाज अदा करके आ रहे थे तो उनके लिए हिंदू मीठे जल की व्यवस्था कर रहे थे और उनका स्वागत कर रहे थे, फूल बरसा रहे थे। गजब की स्थिति थी। तो आरएसएस की समस्या यह है, भाजपा की समस्या यह है कि जब नागपुर पर औरंगजेब के नाम पर सांप्रदायिक दंगा होता है या फैलाया जाता है तो उसे डर लगता है, क्योंकि डरपोक बहुत है और उस डर में ये इस तरह की हरकतें करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री जाता है तो कोई इसकी बात नहीं होती। लेकिन एक सवाल उठता है, 12 साल बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया गया था तब वो नागपुर गया था, और अब वो तब जा रहा है जब तीसरे टेन्योर में है और तमाम तरह की चर्चा चल रही, क्योंकि जो 75 साल का एजेंडा दिया जाता था वह पूरा हो रहा है। आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं और इन्होंने 100 साल पहले कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की कसम खाई थी, वह नहीं पूरा हो पाया है। उसकी टीस है, सबसे ज्यादा टीस है, क्योंकि उसके लिए वह हर खेल खेला आरएसएस ने जो मानवता के लिए भी, हर चीज के लिए गुनाह था, देश के लिए खतरनाक था। उन्होंने देश विरोधी ताकतों के साथ में हाथ मिलाया, सीआईए के एजेंट के तौर पे काम किया, आईएसआई के साथ मिलकर काम किया और इजराइल की मोसाद के साथ मिलकर काम किया, लेकिन सफल नहीं हो।
उन्होंने कांग्रेस पार्टी से तमाम तरह के लोगों को तोड़ा। कुछ हिंदूवादी तोड़े, कुछ समाजवादी तोड़े, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और इस तरह के तमाम सारे लोग तोड़े। महात्मा गांधी के रिश्तेदारों को भी कुछ को तोड़ा। सब पर जादू करने की कोशिश की गई, सबको लालच दिए गए, तोड़ के सरकार बनाने का काम किया गया। मोरारजी देसाई जैसे लोगों को तोड़ के और कैसे ला करके क्या क्या किया गया, सब कुछ सामने। और जब कुछ सब कुछ सामने हो, उस स्थिति में आज सोचिए कि कैसे यह लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं। इनके जो गुरुजी थे, जो भाजपा के भी गुरुजी हैं, आरएसएस के भी गुरुजी हैं, माधव सदाशिव राव गोलवलकर, उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। उन 2 किताबों में एक वी और आवर नेशनहुड और दूसरी बंच ऑफ थॉट्स, उन दोनों में उन्होंने यहूदी व्यवस्था को सबसे अच्छा बताया है और उन्होंने बताया है सबसे अच्छा मनुवाद को। और वो मनुवाद और इनको संविधान में शामिल कराना चाहते थे। बहरहाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो या पंडित नेहरू हो, उन्होंने उनकी साजिश को पूरा नहीं होने दिया। उन्होंने जो जो साजिशें रची, उन सब का खुलासा होता गया। अति परेशान थे, सारी बातें सामने आती रही और नतीजतन इनके ऊपर तमाम तरह से प्रतिबंध लगे। लेकिन खुद को अदालत से लेकर सब जगह यही बताते रहे, हम तो स्वयंसेवी संगठन है, हम कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, हम तो सिर्फ जनता के बीच में काम करते हैं, हमारा कोई वैसे नहीं। लेकिन हर वो काम ये करते रहे जो मानवता के लिए दुखद है। इन्होंने पूंजीपतियों, चंद पूंजीपतियों के हाथ में सब सौंपने और बाकी सबको गुलाम बनाने और उन पर लगाम कसने की नीति तैयार की थी। ये उनकी किताब से आपको समझ में आ जाएगा। जब ये सारी चीजें होती तो धीरे धीरे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में देखिए, उसके पहले 1977 में चले जाइए, जब इन्होंने सरकार बनवाई मोरारजी देसाई की, उसमें किस तरीके से अपनी पार्टी का विलय कराया जनसंघ का और उसके बाद में साजिशें रचना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई और वो भारतीय जनता पार्टी 1989 में राजीव गांधी के खिलाफ सत्ता को बदलने के लिए जनता दल के साथ खड़ी हो गई और उस समय तमाम आतंकी और दूसरी घटनाएं हुई। उसके बाद में इस देश को आग लगाई गई, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे और सब कुछ किया गया। नतीजतन जब अटल बिहारी वाजपेयी आए, चेहरा दिखा रहे थे बड़े शालीन उसका, ये वही अटल बिहारी वाजपेयी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ गवाही दे करके उन्हें सजा करवाई थी। तो वह व्यक्ति बनता है कि इन्होंने ही खुद कब्जा करवाया था कारगिल की पहाड़ी को पाकिस्तान के हाथों और फिर उसे छुड़ाने के नाम पे हमारे देश के सैकड़ों जवानों को मरवा दिया। चलिए, उसके बाद अपनी वीरता के गुणगान किए। जो असफलता है कि आपके घर में कोई घुस के आके बैठ जाए, तो ये आपकी असफलता है ना कि किसी और वह इन्होंने कराया था। और इसी तरीके से पूंजीपतियों को कैसे पोसना है, इसके काम शुरू हुए। काम तो अडानी और अंबानी दोनों ने उस समय अपने धंधे शुरू किए थे जब कांग्रेस की शासन होती, लेकिन कभी सरकार ने कोई विशेष सहयोग नहीं दिया। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो अंबानी को बढ़ाया गया, बाकी सबको धीरे धीरे दबाया गया और अंबानी 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 बढ़ते गए। प्रमोद महाजन उनके लिए कैसे लाइजनिंग करते थे, क्या करते थे, सबको पता है। और वो कारपोरेट का वही अडानी और उसका भी गेम चल रहा था। अडानी को गुजरात में बढ़ाया जा रहा था और प्रमोद महाजन, नरेंद्र मोदी, अडानी, ये सब एक साथ एक प्लेन में घूमते थे। और उसके बाद में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो अडानी पर विशेष फोकस किया और अंबानी पर फोकस किया और वही खेल चल रहा है।
उनको सब कुछ सौंपने के लिए अब ये क्या साजिश रचते हैं। 2006 में कांग्रेस पार्टी ने एक कानून बनवाया था, उसका नाम था वनाधिकार कानून, यानी आदिवासियों को वहां हक मिले। लेकिन इन्होंने वो हक छीनने के लिए 2008 में कुछ अपने संघी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और एनजीओ के जरिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कराया। कराते कराते यह स्थिति आई कि 2019 में फरवरी महीने में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया और आदिवासियों के हक छीनने का काम किया। उस समय मैंने भी लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि मिस्टर सुप्रीम कोर्ट, न्याय कीजिए, भगवान मत बनिए। तो निश्चित रूप से दुखद था। इस पर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर की समीक्षा की और स्टे लगा दिया। अब फिर से एक बार एक याचिका भाजपा के लोगों ने कराई अपने कारपोरेट के जरिए, और उन दलालों के जरिए किया जा रहा है कि नहीं, आदिवासियों को अधिकार नहीं होने चाहिए, और वह अधिकार छीनने के लिए पूरी साजिश हो रही। क्यों? क्योंकि अडानी अंबानी का वह धंधा नहीं हो पा रहा है। वो जंगल पे काट करके जिस तरह कब्जा करना चाहते उसमें बाधक बन रहा है। भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस लेके आई थी, उसे कैसे इन्होंने खत्म करने का काम किया, निष्प्रभावी किया, और बहुत सारी चीजें करी है। इस देश के लोगों के हर हक मारे, श्रमिकों के हक मारे हैं, श्रम कानूनों को खत्म कर दिया गया। इसी तरह और बहुत कुछ हुआ है। तमाम कानूनों को बदल दिया गया है, यह कह के कि वो औपनिवेशिक काल के थे, लेकिन उससे कुछ खास नहीं हुआ। सिर्फ अपने लोगों के हित करने वाले हैं। इसी तरीके से वक्फ बिल लेकर के आना चाह रहे हैं उसका कानून, जिससे कि उस पर भी कब्जा किया जा सके, क्योंकि वक्फ के पास बहुत सारी जमीन है, तो तमाम दलालों का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह से ये काम करते हैं। उसी कड़ी में इन्होंने दूसरा काम किया कि आपको कुंद बुद्धि का आपके बच्चों को बनाने का, और यह क्रम बड़ा लंबे समय से चल रहा है, शाखाओं से चलता था। अब जब से ये सत्ता में आए तो इन्होंने तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे धीरे धीरे कब्जा किया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से होने लगा था, और होते 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 यह स्थिति हुई कि अब इतना कब्जा कर लिया कि अब पूर्वांचल विश्वविद्यालय का कुलपति कहता है कि कहीं कोई झगड़ा हो जाए तो मर्डर करके आना, ऐसे मत छोड़ना। अब आप सोचिए, किसी विश्वविद्यालय का कुलपति यह समझाने लगे तो आप समझ लीजिए क्या होगा। इसीलिए शायद श्रीमती सोनिया गांधी ने यह कहा कि इस देश में जो नई शिक्षा नीति है वो सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए, पूंजीपतियों को, कैपिटलिस्ट के लिए और इस देश के साम्राज्यवादियों के लिए बनाई गई। उन्होंने इसके CCC का पूरा वो दिया कि ये क्या है नीति, और किस तरीके से ये बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम हो रहा है। उनकी शिक्षा को कुंद किया जा रहा है, जिससे भविष्य में वो इस योग्य ही ना रहे कि बहुत ज्यादा सोच समझ सके, और वो सिर्फ गुलाम बन के रह जाए। तो गुलाम बनाने की शिक्षा दी जा रही है, जो शिक्षा कभी नहीं थी। हमारे यहां शिक्षा सदैव खुली रही, और इसके बाद इन्होंने समुद्र में भी किस तरह से अडानी अंबानी का कब्जा कराया जाए उसके लिए किया। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने मोर्चा खोला, और उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके इस बात के लिए ताकीद किया कि यह आप जो कर रहे हैं इससे देश को तमाम तरह से बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। इसका आकलन नहीं अभी किया गया है, तो उससे प्राकृतिक और दूसरी क्या क्या नुकसान होंगे, हमारे मछुआरों को क्या नुकसान होंगे और को क्या होंगे, तो यह भी हमें सोचने की जरूरत है। तो इस तरह से करके इस देश में क्या करने की कोशिश हो रही है। असल में देश को बेरोजगारी, महंगाई, सब चीजों में ढकेल दिया गया है। किसान रोज बरोज आत्महत्याएं कर रहे हैं। अभी हुआ ही राजस्थान में एक किसान ने ट्रैक्टर लिया था कर्ज पे, और बैंक ने उसको वसूली के नाम पे सिर्फ 2 किस्तें वो नहीं टाइम पे दे पाया था। उसके यहां जिस तरह से किया, उसने जहर खा के मौत को गले लगा लिया, बेइज्जत होने से अच्छा है। तो इस तरह के हाल हो रहे हैं
किसान को बर्बाद करने के लिए किस तरीके से वो किया जा रहा है। इसके बाद में अमेरिका के दबाव में सब कुछ हो रहा है, अमेरिका को खुश रहे बस, और वही डीप स्टेट के इशारे पर सारे काम हो रहे हैं। देश बेरोजगारी में जा रहा है, युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है, हर तरह के टैक्स बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से तमाम टैक्स और दूसरी चीजों में महंगाई की मार कर दी गई है वह अपने आप में चिंताजनक है। झूठ बोलने में ऐसे बोलते हैं कि देश का स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद में बताता है कि हमने बिहार में 157 मेडिकल कॉलेज खोले, जबकि बिहार में टोटल जिले ही 38 और मेडिकल कॉलेज वहां सरकारी क्षेत्र में सिर्फ 12, निजी क्षेत्र में 9 है। यानी इसके बाद क्या बता रहे हैं? तो सिर्फ झूठ बोलने का धंधा चल रहा है, और जब यह चल रहा हो तो अब आप समझ सकते हैं कि देश कहां ले जाया जा रहा है। इसलिए एक सच्चे की जरूरत है, और तब हमें सिर्फ एक विकल्प नजर आता है, उसका नाम है राहुल गांधी। क्योंकि इस देश में हर समस्या का एक ही समाधान है, वो है गांधी और नेहरू। गांधी नेहरू ही है, और उनका सबसे शानदार वारिस हमारे पास राहुल गांधी। तो इसलिए समझ लीजिए हमें क्या करना है और फैसला लीजिए, क्योंकि ये साजिशों के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आपको लड़ाएंगे, आपको भिड़ाएंगे, आपके लोग मरेंगे, और फिर ये मौज मनाएंगे और कहेंगे औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है। समझ लीजिए। जय